गरनाता का सुल्तान किस्त नंबर 51। दूसरे रोज़ फर्डिनेंड भी अपने लश्कर के साथ बस शहर के करीब नमदार हुआ, जिस जगह सुल्तान अज़गल और रकीमुल खल्लात अपने लश्करियों के साथ खैमाजन हुए थे। इससे 5 मील के फासले पर फर्डिनेंड भी अपने लश्कर के साथ खैमाजन हुआ था। दूसरे रोज़ दोनों लश्कर अपने अपने पड़ाव के आगे जाकर सफ आरा हुए ताकि जंग की इब्तदा की जाए। सुल्तान अज़गल के अंदाजे के मुताबिक फर्डिनेंड ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। वस्त में वो खुद रहा। दाईं तरफ इसने अपने सिपा सलार आला अगिलार को रखा और बाईं जानिब के लश्कर की कमानदारी गैलर कर रहा था। सुल्तान ने अपने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से के साथ रकीमुल खल्लात पड़ाव ही में रहा। अपने हिस्से के लश्कर के साथ सुल्तान कलब में दाईं तरफ, मंसूर बिन नुमान बाईं तरफ। जब दोनों लश्कर अपने अपनी सफ़े दुरुस्त कर चुके तो फिर फर्डिनेंड अपने हिस्से के लश्कर के साथ हरकत में आया। वो इस तरह लश्कर को लेकर आगे बढ़ा जैसे भेड़िए गारों से चीखते हुए निकलते हैं, और जिस तरह सूअर अपने बाड़ों से निकलकर मेहनतों का समर चाटने की कोशिश करते हैं। करीब आने के बाद फर्डिनेंड फरेब तस्वीर की तरह सुल्तान अज़गल पर हमलावर हुआ। आगे रात दुश्मन बदनिहाद बनकर मंसूर बिन नुमान पर टूट पड़ा, जबकि गैलर अब्दुस्सनम और हालात नामुवाफिक की तरह मंजर बिन तरीफ पर नजूल करने लगा था। सुल्तान अज़गल, मंसूर बिन नुमान और मंजर बिन तरीफ ने पहले फर्डिनेंड, आगिलार और गैलर के हमलों को रोका। इसके बाद सुल्तान ने जारहियत का इफ्तिताह करने के लिए ज़ोर ज़ोर से तकबीरें बुलंद करना शुरू की। सुल्तान की इन तकबीरों के जवाब में एक से लेकर दूसरे सिरे तक मुसलमानों के पूरे लश्कर में तकबीरें बुलंद होने लगी, और फिर इन्हीं तकबीरों की नारों की गूंज में सबसे पहले अज़गल हरकत में आया। ललकारते हुए तूफान की तरह सुल्तान ने फर्डिनेंड पर जवाबी हमला कर दिया था। दूसरी तरफ मंसूर बिन नुमान आवाज़ों को फैज़ान सरमदी की तरह अगिलार पर टूट पड़ा, जबकि मंजर बिन तरीफ एक वहशत ने जुनून में सोजिश द्रू की तरह गैदर पर छा गया था। सुल्तान मंसूर बिन नुमान और मंजर बिन तरीफ के जवाबी हमले करते ही मैदान जंग अपनी पूरी शिद्दत के साथ भड़क उठा था। चारों तरफ से जख्मी घोड़े ही निनाने, मरने वाले, जख्मी और होने वाले इंसानों की चीखों पुकार उठ खड़ी हुई थी। आहुजारी के बादल बड़ी तेजी से आसमान की तरफ उठने लगे थे। जमीन का सीना लहू लहू होना शुरू हो गया था। थोड़ी दूर तक जब घुमसान की जंग खत्म हुई तब रकीमुल खल्लात अपने हिस्से के लश्कर के साथ पड़ाव से निकला, एक लंबा चक्कर काटा और फर्डिनेंड के लश्कर की पुष्ट की तरफ आया। फर्डिनेंड के पड़ाव पर इसने जज्बात की हिद्दत की तरह हमला कर दिया था। पड़ाव की हिफाजत पर फर्डिनेंड के जिस कदर लश्करी थे, इन्हें बड़ी तेजी से रकीमुल खल्लात ने कत्ल किया और फिर फर्डिनेंड के पड़ाव को इसने आग लगा दी थी। फर्डिनेंड के पड़ाव से रकीमुल खल्लात अपने लश्कर के साथ हटा, फिर आगे बढ़ा और आगिलार के लश्कर के एक पहलू पर इसने समुद्री तूफानों की तरह हमला कर दिया था। रकीमुल खल्लात के इस तरह हमलावर होने से आगिलार के लश्कर का एक हिस्सा पूरी तरह कट गया था। रकीमुल खल्लात को एक जानिब से हमलावर होते देखकर सामने की तरफ से मंसूर बिन नुमान ने भी अपने हमलों में तेज़ी पैदा कर दी थी। इस तरह दोनों ने मिलकर आगिलार के लश्कर के 2/3 हिस्से का तकरीबन सफाया कर दिया था। फर्डिनेंड और गैलर ने जब देखा कि आगिलार के लश्कर का अक्सर हिस्सा मुसलमानों ने तहे तेग कर दिया है, और फिर इनकी नज़र जब पुष्ट पर पड़ी और उन्होंने अपने पड़ाव को जलते देखा तो इनके हवास ठिकाने न रहे। वो ये समझे कि इनकी पुष्ट की तरफ से भी कोई मुसलमानों का लश्कर है जिसने इनके पड़ाव पर हमलावर होकर पड़ाव के मुहाफिजों को कत्ल कर दिया है और पड़ाव को आग लगा दी है। फर्डिनेंड के लश्कर के अंदर एक अफरा तफरी फैल गई। इस अफरा तफरी के आलम से फ़ायदा उठाते हुए सुल्तान अज़गल, रकीमुल खल्लात, मंसूर बिन नुमान और मंजर बिन तरीफ ने अपने हमलों में और ज़्यादा तेज़ी पैदा कर दी थी। सुल्तान और इसके साथियों के इन ज़ोरदार हमलों को फर्डिनेंड बर्दाश्त न कर सका। जल्द ही इसके लश्कर के अंदर पसपाई के बिगल बजे और फर्डिनेंड, आगिलार और गैलर तीनों अपने लश्कर के साथ भाग खड़े हुए। सुल्तान, रकीमुल खल्लात, मंसूर बिन नुमान और मंजर बिन तरीफ चारों ने मिलकर दूर तक अपने आगे भागते फर्डिनेंड का ताक़ुब करते हुए इसके लश्कर की तादाद खूब कम की। उतनी देर तक फर्डिनेंड का पड़ाव जलकर खाकस्तर हो चुका था। फिर सुल्तान पलटा, अपने सारे साथियों को इसने फतह की मुबारकबाद दी। चंद रोज़ तक सुल्तान ने रकीमुल खल्लात के साथ बस शहर में रुक कर इसके इस्तेहकामात का जायज़ा लिया। फिर सुल्तान अपने हिस्से के लश्कर के साथ वाजदी आश की जानिब और रकीमुल खल्लात अपने मस्कन की तरफ कूच कर गया था। गो सुल्तान अज़गल के पास छोटी सी एक साहली पट्टी थी जिस पर अब इसकी हुकूमत रह गई थी, लेकिन बस शहर के निवाब में फर्डिनेंड जैसे ताकतवर हाथी को शिकस्त देने के बाद सुल्तान ने अपनी बेमिसल शुजाअत और कुव्वत का इजहार किया था। इस मौका पर अगर सुल्तान के पास ऐसे ज़राए होते जिन्हें इस्तेमाल करके वो अपने लश्कर की तादाद में इजाफा कर सकता या अपने राय की फलाह बहबूद का काम कर सकता तो यकीनन वो हस्पाने के अंदर एक इनकलाब बर्पा करके रख देते। लेकिन इनके ज़राए आमदनी इंतहाई महदूद और ना होने के बराबर थे, इसलिए कि जिन इलाकों पर इनकी हुकूमत थी वो ज़्यादातर कोहस्तानी थे, ज़राअत भी कमी होती थी, लिहाजा आमदनी के ज़राए भी इसी तरह महफूज और मकफूद थे।
इसी बिना पर सुल्तान अजगल छोटा सा एक लश्कर रख सका था, लेकिन इस लश्कर की इसने बड़े बेहतर अंदाज में तरबियत की थी, जिसकी बिना पर रकीमुल खल्लात के साथ मिलकर इसने फर्डिनेंड को बस शहर के बाहर बदतरीन शिकस्त दी थी। बस शहर के बाहर फर्डिनेंड को शिकस्त देने के बाद सुल्तान अजगल अगर चाहता तो गरनाता पर हमलावर होकर अब अब्दुल्ला के सारे ईवान हा इमारत की ईंट से ईंट बजाकर रख देता और गरनाता पर कब्जा कर लेता, लेकिन सुल्तान ने ऐसा नहीं किया। सुल्तान जानता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो फिर मुसलमानों के हाथों मुसलमानों का ही खून बहेगा और फर्डिनेंड के मुकाबले में मुसलमान मजीद कमज़ोर होकर रह जाएंगे। सुल्तान अजगल को अब भी उम्मीद थी कि शायद अब अब्दुल्ला कोई ऐसी ठोकर खाए और संभल कर फर्डिनेंड के सामने इसी की तरह मुसलमानों का दिफा करे, लेकिन शायद अब अब्दुल्ला की किस्मत में ऐसी नेकी, ऐसी सआदत न लिखी गई थी। सुल्तान अजगल का बस शहर से बाहर फर्डिनेंड को शिकस्त देने के बाद गरनाता पर हमलावर न होना भी सुल्तान अजगल की मिल्लत और कौम परवरी का एक बड़ा सबूत मिलता है। जब सुल्तान अजगल के हाथों हिस्पानिया के अक्सर मुसलमान खुश और शादमान थे, वहाँ अब अब्दुल्ला की कैफियत मुख्तलिफ थी। सुल्तान अजगल के हाथों फर्डिनेंड की शिकस्त ने इसे मगमूम और मलूल करके रख दिया था। सुल्तान अजगल के हाथों शिकस्त खाने के बाद फर्डिनेंड ने फिर जंग की तैयारियां शुरू कर दी थीं। चूंकि इसके वसाइल बेपनाह थे, लिहाजा जल्दी इसने एक और लश्कर जर्रार तैयार किया। सुल्तान अजगल और रकीमुल खल्लात से जंग करने के लिए करतबा से रवाना हुआ। बस शहर के बाहर एक बार फिर फर्डिनेंड और सुल्तान अजगल रकीमुल खल्लात के दरमियान होलनाक जंग हुई। इस जंग में भी सुल्तान अजगल और रकीमुल खल्लात ने फर्डिनेंड को बदतरीन शिकस्त दी और फर्डिनेंड पहले की तरफ भागकर करतबा की तरफ चला गया। फर्डिनेंड की शिकस्त अब अब्दुल्ला के दिल पर दुख और गम की दूसरी ज़रब थी। फर्डिनेंड ने शायद अब यह जायज़ा ले लिया था कि किसी भी तरह खुले मैदानों में वो सुल्तान अजगल और रकीमुल खल्लात को शिकस्त नहीं दे सकता, लिहाजा वो चाहता था कि किसी तरह दगा और चलाकी से काम लेते हुए सुल्तान अजगल की ताकत और कुव्वत को कमज़ोर कर दिया जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद दूसरा शहर सुल्तान से छीनते हुए सुल्तान को हिस्पानिया से निकलकर अफ्रीका की तरफ भाग जाने पर मजबूर कर दे। अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए फर्डिनेंड ने चंद नए दस्ते तरतीब दिए और इसने इनकी खुसूसी तरबियत का इंतजाम किया। फिर जब बस और सुल्तान अजगल की मुमलिकत के दूसरे हिस्सों में फसलें पककर कटने को तैयार हो गई, तब फर्डिनेंड ने अपने जिन खुसूसी दस्तों को तरबियत दी थी, इनको वो हरकत में लाया। रात की तारीकी में सुल्तान अजगल की सल्तनत में वो जगह जगह दाखिल हुए और पकी हुई फसलों को उन्होंने आग लगा दी। जिस वक्त बस शहर के गिरदों और दूसरे शहरों के आसपास सारी फसलें जलकर तबाह हो गई, एन इसी वक्त फर्डिनेंड ने बस शहर पर अचानक हमला कर दिया। सुल्तान अजगल चूँकि इस वक्त रकीमुल खल्लात के साथ अपने इलाकों की जली हुई फसलों का जायजा ले रहा था, इसलिए बस्त का दिफा न कर सका और बस्त पर फर्डिनेंड कब्जा कर लिया। फसलों का जल जाना सुल्तान अजगल के लिए बहुत बड़ा नुकसान था, जिसकी वो किसी भी तौर पर तलाफी न कर सका, इसलिए कि इसके ज़राए आमदनी पहले ही इंतहाई महदूद थे। अब जो इसे फसलों के नुकसान को बर्दाश्त करना पड़ा, तो इस लिहाज से मुआशी तौर पर सुल्तान अजगल एक तरह से कमर टूट कर रह गई। आग लग जाने से सुल्तान अजगल की मुमलिकत में चारों तरफ बुरी तरह कहत नमूदार हुआ, जिसके बायस हर शहर हर कस्बे में फाकाकशी रक्स करने लगी। इन हालात में फर्डिनेंड ने बस शहर को अपने कब्जे में करने के बाद सुल्तान अजगल के इलाकों में मजीद पेशकदमी की। चूँकि सुल्तान की माली हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी थी, लिहाजा फर्डिनेंड एक के बाद दूसरा शहर और कस्बा अपने कब्जे में करता चला गया। इसी तरह रफ्ता रफ्ता वो किले जो अलबशारात के तमाम अंदरूनी और महफूज मुकामात की गोया कुंजी थे, एक के बाद दीगरे फर्डिनेंड के कब्जे में चले गए। सुल्तान अजगल एक दानिशमंद और माकूल इंसान था। ये रोज़ अफजू अपना तनज़ुल देख कर समझा कि खात्मे का वक्त करीब आया है, जिसे किसी भी सूरत टाला नहीं जा सकता। लिहाजा इसने एक इंतहाई तल्ख फैसला किया। सुल्तान अजगल जानता था कि फर्डिनेंड पूरी तरह हावी होता जा रहा था और चंद शहरों और कस्बों के अलावा बाकी सारे इलाकों पर इसने कब्जा कर लिया है, और यह कि वो अब्दुल्ला भी फर्डिनेंड की हमायत में इसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। लिहाजा सुल्तान अजगल ने एक बहुत बड़ा फैसला किया, वो ये कि जो छोटा सा इलाका इसके पास रह गया है, इससे भी दस्तबरदार होकर इसने अफ्रीका जिला वतन होने का अज़्म कर लिया था। सुल्तान का ये फैसला हरगिज़ सुल्तान की बुज़दिली नहीं था, बल्कि सुल्तान मशीयत इज़्दी से मजबूर होकर ये सब कुछ कर रहा था। जिस वक्त सुल्तान के पास सिर्फ अलमुरिया शहर रह गया, इस वक्त एक कासिद शाम के वक्त रकीमुल खल्लात के मस्कन में दाखिल हुआ और रकीमुल खल्लात की रहायशगाह पर इसने दस्तक दी। यह दस्तक सुनकर मंसूर बिन नुमान और मंजर बिन तरीफ भी बाहर आ गए थे। थोड़ी देर बाद रकीमुल खल्लात ने जब दरवाज़ा खोला तो कासिद कहने लगा, अमीर मोहतरम, मैं सुल्तान अजगल की तरफ से आया हूँ और आपके लिए एक इंतहाई अहम पैगाम रखता हूँ। इस पर रकीमुल खल्लात ने घर का दरवाज़ा खोलते हुए, आओ बैठो, सुकून से बैठकर मेरे साथ बात करो। वो कासिद बड़े दुख और परेशानी से कहने लगा, अमीर मोहतरम, मैं जल्दी में हूँ, बैठूंगा नहीं। सुल्तान अजगल का आपके नाम ये पैगाम है कि आप अलबशारत के साहिल समंदर पर इनसे मुलाकात करें।
इस वक्त सुल्तान अपने चंद साथियों के साथ साहिल समंदर पर बड़ी बेचैनी से आपका इंतजार कर रहे हैं। इसी कासिद के इस पैगाम पर रकीब बिन खल्लाद कुछ परेशान हो गया था। मंसूर बिन नुमान और मंजर बिन तरीफ भी अफसुर्दा दिखाई देने लगे थे। फिर रकीब बिन खल्लाद ने पूछा, देख मेरे अजीज, मेरे भाई, खैरियत तो है? सुल्तान असगर इस वक्त साहिल समंदर पर क्यों है? इस पर कासिद बिखरी हुई आवाज़ में कह रहा था, अमीर मोहतरम, मैं इसकी वजह नहीं जानता, लेकिन उन्होंने फिलफोर आपको बुलाया है। अगर आप पसंद करें तो अभी मेरे साथ सुल्तान असगल से मिलने के लिए रवाना हो जाए। इस पर रकीब बिन खल्लाद कहने लगा, अगर ऐसा है तो रुको, मैं अभी तुम्हारे साथ रवाना हूँगा। इस पर मंसूर कहने लगा, अमीर मोहतरम, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। इस पर रकीब बिन खल्लाद कहने लगा, हाँ ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। मंजर बिन तरीफ मस्कन में रहेगा, पर जल्दी करो, न जाने सुल्तान असगल ने हमें किस हिस्से में बुलाया है। और हाँ मंजर मेरे भाई, तुम चंद दस्तों को तैयार करो जो हमारे साथ साहिल समंदर की तरफ जाएंगे। इसके साथ ही रकीब बिन खल्लाद और मंसूर बिन नुमान अपने घरों में दाखिल हो गए। कासिद वहीं खड़ा अपने घोड़े की बाग पकड़कर इंतजार करने लगा, जबकि मंजर बिन तरीफ भागता हुआ एक समय चला गया था। रकीब बिन खल्लाद जब दोबारा घर में दाखिल हुआ तो घर के सेन में रोता और नबीरा दोनों परेशान सी खड़ी थी। रकीब बिन खल्लाद घर का दरवाज़ा बंद करके इनके पास आया तो नबीरा ने फौरन पूछ लिया, खैर तो है, कासिद क्या कह रहा था? इस पर रकीब बिन खल्लाद ने बुझी सी आवाज़ में कहा, ये कासिद सुल्तान असगल की तरफ से आया है। सुल्तान असगल इस वक्त अलबशारात के सामने वाले साहिल समंदर पर हैं और मुझे उन्होंने फिलफोर बुलाया है। इस बार रोता ने बिखरी और परेशान कुन आवाज़ में कहा, खैरियत तो है? सुल्तान ने पहले तो कभी आपको उस जगह नहीं बुलाया। रकीब बिन खल्लाद ने जवाब दिया, सुल्तान के बुलाने पर मैं और मंसूर बिन नुमान जा रहे हैं। मंजर बिन तरीफ हमारी गैर मौजूदगी में मस्कन में ही रहेगा। मैं और मंसूर अपने साथ चंद हिफाजती दस्ते भी लेकर जा रहे हैं। इसके साथ ही रकीब बिन खल्लाद सामने वाले कमरे में गया और अपना वो सादा लिबास उतारकर जंगी लिबास पहनने लगा। थोड़ी देर तक रकीब बिन खल्लाद दोबारा सहन में आया। बारी बारी से रोता और नबीरा पर एक अलविदाई निगाह डाली, फिर वो मकान से बाहर निकल गया। इतनी देर तक मंसूर बिन नुमान भी तैयार होकर अपने मकान से बाहर खड़ा था। मंजर बिन तरीफ हिफाजती दस्तों को भी ले आया था। सामने रकीब बिन खल्लाद और मंसूर बिन नुमान के घोड़े खड़े थे। फिर वो दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और सुल्तान असगल के कासिद और हिफाजती दस्तों के साथ अपने मस्कन से अलबशारात के साहिल की तरफ कूच कर गए थे। रकीब बिन खल्लाद और मंसूर बिन नुमान दोनों जब सुल्तान असगल के कासिद की रहनुमाई में हिफाजती दस्तों के साथ अलबशारात के साहिल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुल्तान असगल अपने चंद साथियों के साथ साहिल समंदर पर एक चट्टाई पर बैठा हुआ था और इसके करीबी समंदर में चंद कश्तियाँ थीं। अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए रकीब बिन खल्लाद और मंसूर बिन नुमान वहाँ पहुँच अपने घोड़ों से उतरे तो सुल्तान असगल अपने साथियों के साथ उठ खड़ा हुआ। अपने घोड़ों की बागें छोड़ते हुए रकीब बिन खल्लाद और मंसूर बिन नुमान आगे बढ़े और बारी बारी सुल्तान असगल और इसके साथियों से बगलगीर हुए। सब समंदर के किनारे बिछी हुई चटाइयों पर बैठ गए। फिर रकीब बिन खल्लाद ने सुल्तान असगल की तरफ देखते बड़े परेशान और अफसुर्दा लहजे में कहा, सुल्तान मोहतरम, खैरियत तो है? मुझे आपने क्यों तलब किया है? इस पर सुल्तान ने अफसुर्दा बिखरी बिखरी टूटी फूटी आवाज़ में कहा, सुन रकीब बिन खल्लाद, मेरे रफ़ीक, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मोहसिन, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हारे आने की थोड़ी देर बाद हमेशा के लिए हिस्पानिया छोड़कर एक जिला वतन की हैसियत से अफ्रीका रवाना हो रहा हूँ। सुल्तान असगल का ये जवाब सुनकर रकीब बिन खल्लाद और मंसूर बिन नुमान दोनों दंग और परेशान रह गए। इस मौका पर रकीब बिन खल्लाद कुछ पूछना चाहता था कि सुल्तान असगल फिर बोल पड़ा, सुनो मेरे दोनों साथियों, हिस्पानिया के अंदर अब मैं वो मुसाफिर हूँ जिसकी सारी उम्मीदें अब्दियत की गहराइयों में सो गई हैं। मैं वो जिंदानी हूँ जिसके जिस्म अब सिर्फ खून के चंद कतरे बाकी रह गए हैं और इन्हें भी जहर आलूद कर दिया गया हो। सुनो रकीब बिन खल्लाद, हिस्पानिया के अंदर मैं कार गुनामी और पंजा अगयार में फंसा वो नाखुदा हूँ जिसकी कश्ती के सारे ही पतवार तोड़ दिए गए हों और जिसके मुकद्दर में एक तूफ़ान के बाद दूसरा तूफ़ान उठ रहा है। सुन मेरे भाई, मेरे मोहसिन, मेरे अजीज़, मैं अब हिस्पानिया में डूबते सूरज की वो निगाह हूँ जिसके मुकद्दर में सहर नहीं लिखी गई। मैं हिस्पानिया का वो बदकिस्मत मुसाफिर हूँ जो हिस्पानिया को आंसू की पूंजी के सिवा कुछ नहीं दे सकता। काश मैं अजीम मुस्लिम कौम का सतवत साबित होता, लेकिन अपनों के गर्दालू जज्बों और यूरोश बेजहती ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं समझता हूँ कि मैं हिस्पानिया में काफिला आदम में बहुत पीछे रह गया हूँ। रकीब बिन खल्लाद, मेरे भाई, मैं जानता हूँ कि हिस्पानिया की सरजमीन में मेरे आबाओ अजदाद के ख्वाबों की तुरब गाहें हैं। इसकी आसूदा फ़ज़ाओं में मेरे आबाओ अजदाद की मोहब्बतों का लहू है। इसे छोड़ना मेरे लिए किस कदर गरा और किस कदर तकलीफ दे होगा ये मेरा दिल ही जानता है। रकीब मेरे भाई, कभी वो भी दौर था कि अपने दुश्मन के खिलाफ हरकत में आने के लिए मैं सितारों की रहनुमाई में सफ़र करता था तो नक्कारों की गूंज में मेरा खून बढ़ता था।
अब एक बेनिवा इंसानियत की हैसियत से मेरे हाशिए ख्याल में इज्जत नशीनी और गोशागिरी के सिवा कुछ नहीं रहा। यहाँ तक कहते कहते सुल्तान अजगल की आंखों से वो उसके मोतियों जैसे आंसू के कई कतरे इसके दामन पर गिरे। फिर सुल्तान अजगल आंसू में भीगी आवाज़ में कह रहा था, रकीब बिन खल्लात, मेरी बड़ी आरज़ू ख्वाहिश थी कि मैं हस्पाने के मुसलमानों की कश्ती तूफानों से निकालकर साहिल पर ले जाऊं, लेकिन मेरे अपनों खुसूसे से मेरे भतीजे ने मेरी ज़िंदगी की टहनी में कांटे ही कांटे और दिल की खेती में खार ही खार भर दिए। देख रकीब बिन खल्लात मेरे भाई, मैं जानता हूँ कि तू अपने हुर्रियतपसंद साथियों के साथ कुछ अरसे तक आबदार खंजर की तरह मुस्लिम दुश्मनों की कुव्वतों के सामने जमा रहेगा, लेकिन आखिर कब तक? ये फर्डिनेंड और अब अब्दुल्ला मिलकर तेरे सामने गरसंगी की गढ़े और शदीद नाउमीदियों के खूनी सागर खड़े कर देंगे। ये वो अब्दुल्ला आइंदा दुनिया और दुबाम में हवसकार और कोथा अमल है मेरे भाई। कबल इसके के ये दोनों सफ़ालीन हस्पानिया में तुम्हारे लिए माहौल को नामुसाइद, तुम्हारे और तुम्हारे लवाहिकीन की ज़िंदगी को बरगे आवारा सुनसान सा जिगर जैसा बना देंगे। मैं तुम्हें मुखलिसाना मशवरा दूंगा कि अपने साथियों के साथ हस्पाने से निकलकर बखैर व आफियत अफ्रीका की तरफ चले जाओ, वरना याद रखना मुसलमानों के दुश्मन हस्पानिया में तुम्हारे साथ मौत का खेल खेलते हुए खून की नदियाँ बहा देंगे। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान अजगल खामोश हो गया था। रकीब बिन खल्लात थोड़ी देर तक सर झुकाकर कुछ सोचता रहा। इसकी आंखों में गहरी नमी थी। कुछ देर वो गहरे तफक्कुर में डूबा रहा। फिर इसने अपनी नामालूद आंखें सुल्तान की आंखों में डाली। फिर वो कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, मैं जानता हूँ कि आपकी बातें मेरे लिए शिकस्तगी का सामान फराहम करेंगी, लेकिन इसके बावजूद मैं गुजारिश करूँगा कि जो रस्म गाहें मैंने अपने लिए मुंतखब की हैं, इनमें हमारा मकसद हमारी ज़िंदगी की तरह अजीम है। सुल्तान मोहतरम, मैं जानता हूँ जिस शाहरा हयात के चौराहे पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, वहाँ सर पर खेलती मौत, दश्ते नाउमीदी, मसाइब बरसाती आंधी के सिवा कुछ भी नहीं। सुल्तान मोहतरम, मैं ये भी जानता हूँ कि अब फर्डिनेंड और अब्दुल्ला के सामने मुसलमानों की हैसियत एक बकरी से बढ़कर नहीं, और बकरी का एहतजाज भी किसी भीड़ी की खून ही बदल सकता। फिर भी सुल्तान मोहतरम, मैं खूनालूद तलवारों की चमक, तीरों की सनसनाहट, घोड़ों की टापों में खड़ा होकर उस खूबसूरत सुबह का इंतज़ार करूँगा जब मुसलमान नौजवान अनाउल बर कहकर नक्कारों की सदाओं में मौत की मतलाशियों की तरह दुश्मन के सामने सीना सुपर होंगे। सुल्तान मोहतरम, हस्पाने की सरजमीन में आपने सिर्फ 2 भेड़िए, 2 जहरलूद खंजर फर्डिनेंड और अब अब्दुल्ला की सूरत में देखे हैं। सुल्तान मोहतरम, मेरा माजी, हाल और मुस्तकबिल ऐसे भेड़ियों, ऐसे जहरलूद खंजरों से भरा पड़ा है। मैंने अपना बचपन, अपनी जवानी की इब्तदा जिंदान के ऐसे माहौल में गुजारी है जहाँ मेरे लिए मसाइब के सिवा कुछ भी ना था। यहाँ तक कहते कहते रकीब बिन खल्लात की आवाज़ बिखर और फट सी गई। थोड़ी देर तक वो खामोश रहा। फिर वो दोबारा मगमूम से आवाज़ में कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, मैं हस्पानी में मुसलमानों की डूबती कश्ती का नाखुदा होने का दावेदार तो नहीं, ताहम मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब तक मेरी जान में जान है, मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा है, मैं एक सिपाहियाना वक़ार के साथ ऐसे इरादों की तरह जिनमें पसपाई ना हो, ऐसी खाकसरी चट्टान की तरह जिससे लहरें टकराकर पाश पाश हो जाए, दुश्मन के सामने उस वक्त तक खड़ा रहूँगा जब तक मेरे जिस्म का सारा खून निचोड़कर मेरी कौम, मेरी मिल्लत की आज़ादी के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता। यहाँ तक कहने के बाद रकीब बिन खल्लात जब खामोश हुआ तो सुल्तान अजगल ने मगमूम सी मुस्कुराहट में रकीब बिन खल्लात की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, देख रकीब, मेरे भाई, मेरे अजीज़, मेरे रफ़ीक, कसम खुदाबंदी कुद्दूस की, मुझे तुम्हारी तरफ से ऐसे ही जवाब की तवक्को थी। देख मेरे भाई, ये जो तू समंदर के किनारे कश्तियाँ खड़ी देखता है, इनमें अब यहाँ से रुखसत होऊंगा। हो सकता है तेरे साथ भी कभी मेरी मुलाकात ना हो। इसके साथ ही सुल्तान अजगल अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ था। फिर सुल्तान बारी बारी रकीब बिन खल्लात और मंसूर बिन नुमान से बगलगीर हुआ और आखिर में रोती और आंसू बहाती आवाज़ में कहने लगा, रकीब बिन खल्लात और मंसूर, मेरे दोनों भाइयों, इतना अरसा मैं तुम्हारे साथ मिल्लत के दिफा में रहा। इस दौरान मुझसे अगर कोई गलती, कोई कोताही हुई हो तो माफ़ कर देना। इससे आगे सुल्तान कुछ न कह सका। इसकी आवाज़ टूटकर बिखर गई थी, आंखें आंसू से भर गई थी। फिर वो अपनी आवाज़ लहराता हुआ बढ़ा और किनारे पर खड़ी कश्तियों में चंद साथियों के साथ जाकर बैठ गया। फिर सुल्तान के इशारे पर कश्ती हरकत में आई और आहिस्ता आहिस्ता समंदर में आगे बढ़ती हुई की सूरत इख्तियार करने लगी थी। रकीब बिन खल्लात, मंसूर बिन नुमान समंदर के किनारे अपने घोड़ों के पास खड़े फ़ज़ा में हाथ लहराते हुए सुल्तान अजगल को अलविदा कर रहे थे। दूर मगरिब में सूरज दिन भर जिंदगी के रसीलापन लुटाता हुआ उदास गीतों की तरह मगरबी पनागाहों में गुरूब हो रहा था, जिसके बाइस उफक पर और पूरा समंदर लालगू हो गया था। फिर रकीब बिन खल्लात और मंसूर बिन नुमान के देखते ही देखते सुल्तान की कश्तियाँ इनकी निगाहों से ओझल हो गई। इस मौका पर रकीब बिन खल्लात और मंसूर बिन नुमान दोनों की आंखें नमनाक हो गई थीं। दोनों ने अजीब से अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अपने घोड़ों पर सवार हुए
और अपने मुहाफिज दस्तों के साथ अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए अपने मस्कन की तरफ जा रहे थे।